नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों और मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार। अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो इसी सामाजिक विज्ञान की कड़ी में हम लोग पढ़ रहे थे अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में हम लोग कर रहे हैं अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। आज उसका है हमारा लेक्चर नंबर 3 और इसी के साथ जो चैप्टर है अध्याय वो खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद हम एक नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो आज शुरू करते हैं। आज के हमारे क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे। आज ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, 2 ही है, विश्व व्यापार संगठन और भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव हो रहा है, ये चीज हम लोगों को जाननी है। तो शुरू करते हैं। विश्व व्यापार संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे समझना चाहिए, इसे जानना चाहिए। वैसे पर्सनली जो है मैं इन संगठनों के समर्थन में नहीं रहता हूं, पर फिर भी थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं। विश्व व्यापार संगठन है क्या, इसका काम क्या है और ये क्या करता है, और इसका भारत जैसे देशों के साथ क्या रवैया है वो भी जानेंगे। विश्व व्यापार संगठन इंग्लिश में कहा जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO के नाम से हम इसे जानते हैं। इसकी जो स्थापना हुई वो 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, जेनेवा में है। जेनेवा कहां पर है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो यहां पर उसका हेडक्वार्टर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये चीजें हमें याद रखने की जरूरत नहीं है कि कब हुआ, कब कैसे हुआ, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि विश्व व्यापार संगठन का काम क्या है। विश्व व्यापार संगठन का काम है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, जो मार्केट हो वो उदारवादी हो। पूरी दुनिया में क्या हो, उदारवादी विचारधारा चले। उदारवादी विचारधारा का मतलब है उदारीकरण पूरी दुनिया में क्या हो, होना चाहिए। उदारीकरण होना चाहिए, लिबरलाइजेशन होना चाहिए। कम से कम टैरिफ सरकारें लगाए, कम से कम कोटा सरकार लगाए, और जो व्यापार अवरोधक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे वो व्यापार अवरोधक नहीं होने चाहिए। किसी भी प्रकार का प्रतिबंध कोई भी सरकार, किसी भी देश की सरकारें ना लगाए। यही क्या है इनका काम है। पूरे दुनिया में जो भी व्यापार है वो पूरे स्मूथली चलता रहे, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यही क्या है विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है। दुनिया के 195 देशों में से लगभग 164 देश आज इसके सदस्य बने हुए हैं। तो इसी से आप पहचान सकते हो कि विश्व व्यापार संगठन का कितना महत्वपूर्ण रोल पूरी दुनिया में एक अर्थव्यवस्था में आप लोग देख सकते हैं। परंतु सवाल सिर्फ इतना सा यहां पे खड़ा होता है, जो विश्व व्यापार संगठन है, WTO है, इनका जो रवैया है वो थोड़ा सा अलग है। ये विकसित देशों के साथ अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं और विकासशील देशों के साथ अलग करते हैं। ठीक है, तो जो विकसित देश है उनके साथ अलग है, विकासशील देश उनके साथ अलग है। रूल तो यही कहता है कि भाई आप सबके साथ क्या रहो, एक जैसे रहो, कॉमन रहो, आप किसी के साथ क्या हो, डिफरेंस मत करो। और जो आपका उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है कि जो व्यापार है उसे उदारीकरण बनाओ, उदार बनाओ। अगर अमेरिका, जापान तो आप रहने दीजिए, पर अमेरिका, चाइना, रशिया, ये लोग अगर व्यापार पर किसी भी प्रकार का अवरोधक लगाते हैं तो क्या होता है, विश्व व्यापार संगठन चुप हो जाता है, मुंह पे टेप लगा लेता है, उसके अधिकारी कुछ नहीं बोलते, कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं बनाते। पर जब भारत जैसे देश जो विकासशील है, अफ्रीका महाद्वीप के देश, एशिया के जो पिछड़े हुए देश है, जब वो कुछ ऐसा काम करते हैं तो ये लोग कहते हैं ऐसा करते हो तुम विश्व व्यापार संगठन की बात नहीं मानते हो। क्यों नहीं मानते हो तुम विश्व व्यापार संगठन की बात? तुम WTO के मेंबर हो, तुमने साइन करा है, ये करा है, वो करा है, और उन पे क्या करते हैं, उन पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले भी कहा है, जितने भी बड़े संगठन है ना, ये सारे के सारे क्या है, अमेरिका जैसे देशों के प्रभाव में काम करते हैं। ये पूंजीवादी संगठन है। ये चाहते हैं कि अगर किसी देश में कोई रेगुलेशन हो, सरकार का कम काम हो, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर काम करे। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हम समाजवाद के लिए भी काम करना चाहते हैं, हम पूंजीवाद के लिए भी काम करना चाहते हैं। तो और हम ठीक है, हम मानते हैं कि उदार होना चाहिए, बिल्कुल उदार होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए, पर सबके साथ बराबर तो रहो ना। जब विकसित देश अवरोधक लगा देता है तो आप कुछ ही नहीं बोलते हो, और जब हम लोग कोई छोटा सा भी अवरोधक लगा दे, छोटा सा टैरिफ लगा दे, कोटा थोड़ा सा सीमित कर दे, तो हम लोगों के ऊपर क्या है, उंगली उठा दी जाती है कि भारत क्या है, WTO के खिलाफ काम कर रहा है। तो ये जो रवैया है ना, हम जो बड़े संगठन है, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, हम उनके खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इस बात के खिलाफ है कि जो रवैया है वो भेदभावपूर्ण रवैया, उसको खत्म करना चाहिए। ये रवैया नहीं होना चाहिए। तो जो रवैया है दोनों के लिए क्या हो, समान हो, विकसित देशों के लिए भी और विकासशील देशों के लिए भी। तो विश्व व्यापार संगठन के बारे में हम जानेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो व्यापार अवरोधक है उनको हटाया जाए पूरे देश में से, पूरी दुनिया में से, और उदारीकरण का जो काम है, हर दुनिया के सभी जो देश है वो क्या उदारीकरण के लिए काम करे, लिबरलाइजेशन के लिए काम करे, और ज्यादा से ज्यादा क्या करा जाए, लोगों को व्यापार करने की छूट दी जाए, उनको निवेश के लिए बुलाया जाए। और जैसा कि मैंने बोला था, जब उदारीकरण हुआ था
जब भारत में उदारीकरण हुआ, कब हुआ? 1991 में जब हुआ, तो क्या है बोला था, अंतरराष्ट्रीय प्रभावशाली संगठनों ने क्या है भारत की तारीफ करी। ये अंतरराष्ट्रीय प्रभावशाली संगठन कौन थे? विश्व बैंक जैसे, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन थे, और उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन बनाया गया। तो अब हम जानते हैं आज की कहानी क्या है। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन WTO एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। ध्येय मतलब इनका उद्देश्य क्या है, इनका एम क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। जो इंटरनेशनल मार्केट चल रहा है, जो इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा है, उसको उदार बनाना। कोई भी देश किसी भी प्रकार का टैरिफ कोटा लगा करके व्यापार को रोके ना। मतलब इनका सिर्फ इतना सा ही उद्देश्य है, व्यापार अवरोधक नहीं, व्यापार अवरोधक नहीं होने चाहिए, यह मत लगाओ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ तुम व्यापार को उदार रखो। मतलब देखो, अगर अमेरिका व्यापार अवरोधक लगा दे और हम हमारा सामान बेचे और वो वहां पर बोले नहीं नहीं भैया हम तो इतना टैक्स लगा देंगे, इतना टैरिफ, इतना कोटा लगा दे, तो विश्व व्यापार संगठन चुप। क्या हो रहा है पता ही नहीं, पता ही नहीं है दुनिया में हो क्या रहा है। पर अगर ये चीज हम लोग कर देना कि हाँ भैया हमने इतना टैरिफ, इतना कोटा लगा दिया, और देखिए इंडिया ने विश्व व्यापार संगठन के खिलाफ जाकर के काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है, तो वो थोड़ा सा जो रवैया है वो गलत है। परंतु फिर भी जो इनका मुख्य उद्देश्य है, आपसे पूछा जाए तो आप यही लिखेगा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना इनका उद्देश्य है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन। वापस देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनका जो आधार है, ठीक है, आधार है ना, वो आधार ही क्या है? विकसित देश। जो बड़े देश है उन्होंने ही क्या है? विश्व व्यापार संगठन बनाया है, और उनकी पहल है कि विश्व व्यापार संगठन बने, वो पूरे दुनिया को एक मंच पर लेकर के आ जाए और फिर पूरी दुनिया का क्या करे? शोषण करे या उनको कंट्रोल करने की कोशिश करे। शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और ये देखता है कि इन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो निर्धारित करता है कि भाई किस प्रकार से व्यापार हो, सबके जो रिलेशन है वो किस प्रकार से बने रहे, व्यापार का संगठन चलता रहे, और उन पालनों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, तो मान रहे हैं दुनिया या नहीं मान रहे। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मैंने आपको चित्र दिखाया। वर्तमान में विश्व के लगभग 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 164 देश उसके सदस्य हैं। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की, ठीक है, क्या बोला? मुक्त व्यापार मतलब फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का मतलब यहां पर क्या है? मुक्त व्यापार हो, ना तो हम किसी प्रकार का टैरिफ लगाए, ना किसी प्रकार का हम लोग कोटा लगाए, ठीक है। ये चाहते हैं, ये मुक्त व्यापार होना चाहिए पूरी दुनिया में, ठीक है। किसी भी प्रकार का टैरिफ कोटा नहीं है, हम चाहे जितना सामान दूसरी जगह भेज दे, जो दूसरा सामान यहां भेज रहा हम खरीदे, तो ये मुक्त व्यापार की इनकी सुविधा देता है। परंतु व्यवहार में ये देखा गया कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है। जो विकसित देश है ना, वो व्यापार अवरोधकों को अभी भी बरकरार रखते हैं। पर देखो, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, अंतरराष्ट्रीय संगठनों से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि हम बंध गए, हम बाइंड हो गए। हम चाहेंगे ना हम वैसा करेंगे, ठीक है, क्योंकि संविधान में एक शब्द है सोवरेनिटी, संप्रभुता। ये सोवरेनिटी का मतलब ही ये होता है, संप्रभुता। हमारे मुद्दे क्या होंगे, हमारे विषय क्या होंगे, हमें किस पे किससे बात करनी है, हमें किस पे किससे चर्चा करनी है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, ये हमें दुनिया नहीं सिखाएगी, ये हम हमारा तय करेंगे। हमें कोई ये नहीं बताएगा भारत में ये काम करो या मत करो, हम करेंगे हमारी मर्जी। हमें किसके साथ कैसा संबंध रखना है कैसा नहीं, ये हमें दुनिया ना सिखाए, ये अंतरराष्ट्रीय संगठन हमें ना सिखाए। हाँ, हमने साइन करा है, हमने विश्व व्यापार संगठन पे हमने साइन करा है, कोई बात नहीं, हम पूरी दुनिया के साथ चलना चाहते हैं। परंतु कोई हमें दबाने की कोशिश करेगा, उस बात को कभी भी भारत क्या है बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो विकसित देश है वो व्यापार अवरोधक लगा देते हैं। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है। तो जो विश्व व्यापार संगठन में जो विकासशील देश है वो ये चाहते हैं कि जो अवरोध है उनको हटा दिया जाए। जो अवरोध हैं जितने भी ये लगा रखे हैं, विश्व व्यापार संगठन ने बोल रखा है तुम ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, इन सबको हटा दिया जाए। ये कौन मांग कर रहा है? विकासशील देश मांग कर रहे हैं। अब जानते हैं भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, कि भाई भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव क्या रहा है। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव सच में एक बहुत बेहतरीन स्तर पे हमें लेकर के गया है। कंपटीशन बढ़ा है, लोगों को बहुत फायदा हुआ है। वो क्या है वो जानते हैं। उपभोक्ताओं को, उपभोक्ता कौन है? कंज्यूमर्स। उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर्स, जो उपभोग करेगा किसी सामान का वो कहलाता है उपभोक्ता, ठीक है। तो कंज्यूमर्स की बात यहां पर हो रही है। कंज्यूमर्स जो कंज्यूम करेंगे किसी सामान को, जो खरीदने वाले हैं, उनकी बात कर रहा है। उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प है। पहले क्या हो रहा था कि पहले जब कोई वैश्वीकरण नहीं था, कोई बाहर की कंपनी आकर के सामान नहीं बना रही थी, हम कोई बाहर के सामान को आयात नहीं कर रहे थे, कम लिमिटेड आयात कर रहे थे, तो हमारे पास क्या ऑप्शन सिर्फ ये था कि मैं इंडिया का सामान खरीदूं।
मेरे पास पहले सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन था कि मैं इंडिया का सामान खरीदूं, चॉइस नहीं थी, मेरे पास विकल्प नहीं थी। पर जब से क्या हुआ है, वैश्वीकरण हुआ है, आज मेरे पास चाइना का सामान भी है, मैं चाहूं तो अमेरिका का सामान भी खरीद सकता हूं, मैं चाहूं तो जापान का सामान भी खरीद सकता हूं, मैं चाहूं तो यूएसएसआर मतलब रशिया जिसे कहा जाता है, रशिया का सामान भी मैं खरीद सकता हूं। तो अब अधिक विकल्प क्या है हमारे पास हो गए, ऑप्शंस हमारे पास क्या है, अधिक हो गए, और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। तो उपभोक्ता को क्या हो रहा है, देखो अब यहां पर क्या कंपटीशन हो रहा है, इन सब के बीच टक्कर हो रही है। इंडिया वाला सोच रहा है मैं कम से कम लागत में बना करके दुनिया को दूं, चाइना वाला वो सोच रहा है, फिर अमेरिका जापान सब ऐसा सोच रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एक तो क्वालिटी बढ़ रही है, क्वालिटी क्या है, क्वालिटी बढ़ाने की सब कोशिश कर रहे हैं कि मेरा सामान चाइना वाले से बेहतर हो, मेरा सामान अमेरिका वाले से बेहतर हो, सब क्या क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक क्या होता है, नियम होता है, और वो नियम ये कहता है जब हम उपभोक्ता हैं, हम कंज्यूमर हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि जो डिमांड है, जो मांग है, वो मैं बढ़ाऊंगा कब, जब प्राइस है, जो मूल्य है वो कम हो जाएगा। तो जितनी कम कीमत होगी उतनी ज्यादा क्या है, मैं मांग बढ़ा दूंगा। यह आम स्वभाव है हम उपभोक्ताओं का, मेरी बात नहीं है, आपकी बात नहीं, सभी के लिए। उपभोक्ता हमेशा यही सोचता है, अगर बाहर जाकर के ये पता चले ना ये सब्जी 5 रुपए की किलो, 5 रुपए किलो मिल रही है, तो भी एक बार क्या है, हमारी जो माताएं हैं वो पूछ लेती है, भैया 5 रुपए तो ज्यादा महंगे हैं, 3 रुपए में दे दो ठीक है ना। तो बार्गेनिंग की जो आदत है हमारी, मोल भाव करने की जो आदत है, वो कभी जाती नहीं है। और हमारी सोच हमेशा कि जितना कम मूल्य होगा ना उतनी ज्यादा हम लोग चीज खरीद लें, हम कम से कम मूल्यों पर ज्यादा चीज खरीदना चाहते हैं, हमारी मांग बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, हमारा मूल्य गिरते ही। तो इस प्रकार से क्या गुणवत्ता, क्वालिटी भी बढ़ जाए, और जब क्यों कम कीमत होगी तो लाभ मिलेगा ना। हाँ भैया, चाइना का फोन 10,000 में, अमेरिका अपना फोन 6,000 में देता है, अमेरिका वाला खरीद लो खरीद लो खरीद लो, छोड़ो ही मत। अमेरिका 6 में दे रहा है, उन्हीं फीचर्स के साथ जापान 4 में दे रहा है, 4 में ही ले लो। तो हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, किसको, उपभोक्ताओं को लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ देखो बिल्कुल प्रॉफिट का जो रेशियो वो ऊपर जाकर के ही रुकेगा, लाभ ही होता जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में निवेश करना उनके लिए लाभ बढ़ रहा है। तो देखो अब यहां तक जो पहला पॉइंट है ना, ये किसके लाभ की बात कर रहा है, उपभोक्ता के, मतलब कंज्यूमर के लाभ की बात कर रहा है। दूसरा वाले पॉइंट ने क्या बोला, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है। अब इनके लिए भारत में लाभप्रद कैसे रहा है वो चीज समझो। बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब एमएनसी, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो, ओके, इनके लिए लाभप्रद क्यों रहा है, जब उन्होंने भारत में निवेश करा। तो देखो जब भी हम किसी कंपनी को बुलाते हैं कि आओ आप हमारे देश में निवेश करो, तो एक तो क्या होता है, हम उन्हें छूट देते हैं कि हम आपको सस्ती दरों पे जमीन मिला देंगे, दिला देंगे, ठीक है, आपको टैक्स में छूट देंगे, और हम काफी रियायतें उनको देते हैं। तो अब उनको फायदा क्या हुआ, एक तो भारत में जो लेबर है ना, जो श्रम है वो उन्हें सस्ता मिल गया, सरकार ने भूमि सस्ती प्रोवाइड करवा दी, सरकार का जो समर्थन है वो मिल गया, ठीक है, सरकार का समर्थन मिल गया। ये सब कुछ होने के बाद क्या है, लागत है ना, जो किसी सामान को बनाने की जो लागत है प्यारे विद्यार्थियों, वो क्या है, कम आती। और जब ये लागत कम है, ये लागत जब कम है, माइनस में है, मतलब माइनस मतलब आपको कभी माइनस का साइन दिखे या ऐसा साइन दिखे मतलब कम है, और प्लस का साइन और ये वाला साइन दिखे मतलब बढ़ोतरी हुई है, तो ये इनके लिए लाभ पड़ते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए। मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए फायदेमंद है क्योंकि श्रम हमारे भारत में सस्ता मिल जाता है, सरकार समर्थन कर देती है, भूमि अगर सरकार सस्ती दरों पे आपको प्रोवाइड कराती है तो वो बहुत फायदा होता है। चाइना का है ना, चाइना का एक इकोनॉमिक जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में कहा जाता है कि वहां एक ऐसा एरिया क्रिएट कर दिया गया कि वहां सिर्फ और सिर्फ बाहर की कंपनियां आए, फैक्ट्रीज लगाए, इन्वेस्टमेंट करे, प्रोडक्शन करे और हमारी जीडीपी को बढ़ाए। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योग जैसे सेलफोन, मोटर गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों और जंक खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई है। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो किस किस में, शहरी इलाकों में काम कर रही। अब देखो शहरी इलाकों में काम करने का मतलब क्या है, देखो शहरी इलाकों में काम करने का मतलब जो सिटी वाला एरिया है, जो अर्बन एरिया, उसमें उसके हिसाब से काम करा है। सिटी अर्बन एरिया में क्या है, जो लोग रह रहे हैं वो ये मान करके चलो रिच क्लास लोग रह रहे हैं, रिच और मिडिल, पुअर तो रहेगा ही नहीं ना, शहरी बिल्कुल जो टॉप क्लास लोग हैं वो रह रहे हैं। अब ये लोग क्या है, अच्छी से अच्छी जो चीज है ना, गुड क्वालिटी की, गुड अमाउंट के साथ खरीद सकते हैं। सेल फोन, भैया गरीब आदमी के लिए सेल फोन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पहले खाने की सोचता है। मोटर गाड़ी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद भी इंपॉर्टेंट नहीं। ये सारे काम कौन है, जो अमीर आदमी है, जो संपन्न आदमी है, जिसके पास सारी जो रकम वाली कॉन्सेप्ट मैं आपको हमेशा बताता हूं, रोटी कपड़ा मकान, वो पूरा हो चुका है ना, उसके बाद ये चीजों पे सोचता है।
सेल फोन लेने की, अगर घर में खाने को नहीं हो और सेल फोन लेने की सोचे तो वो इंसान बेवकूफ है। पहले वो सोचेगा कि घर हो, कपड़े हो, खाने पीने का सामान हो, ये सब कुछ हो, फिर वो सेल फोन, मोटर गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक, ठंडे पेय पदार्थ, इन सब के बारे में सोचता है। इन उत्पादों के अधिकांश खरीदार संपन्न वर्ग के लोग होते हैं, तो जो बिल्कुल रिच क्लास या अच्छी इनकम वाले लोग होते हैं वही इन चीजों की खरीदारी करते हैं, तो उनको क्या हो जाता है, फायदा होता है। उन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। तो देखो एक बात मैंने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में भी आपको बताई थी कि अगर कोई भी कंपनी भारत में आ रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखो क्या हो रहा है, जब कोई कंपनी बाहर से आ रही है, जैसे कि मान लो जापान की कंपनी भारत में आई, वो जापान की कंपनी यहां पर आकर के क्या करेगी, अपना फैक्ट्री लगा देगी, ओके, अपना फैक्ट्री या उद्योग जिसे हम लोग बोलते हैं वो लगा देगी, इंडस्ट्री लगा देगी, ओके, ऑफिस जो खोलना है वो ऑफिस खोल देगी। पर सवाल यह है मेरा, इन सबको संभालेगा कौन, इंडियन, भारतीय। इन सब में काम कौन करेगा, इंडियन, भारतीय। इन सबसे लाभ कौन कमाएगा, इंडियन, भारतीय। तो प्रॉफिट होगा ना, रोजगार ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न होंगे, तो जॉब है ना, जॉब जो हम ढूंढते हैं वो जॉब क्या है, बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देश में होता है तो। साथ ही उन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां भी समृद्ध हुई है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो बाहर से आ रही है वो दो तीन तरीकों से क्या है, काम कर रही है। या तो वो क्या कर रही है, जो यहाँ की जो कंपनियां हैं उनके साथ मिलकर के काम कर रही है, या दूसरा क्या है, उन कंपनियों को ही खरीद लेती है, या तीसरा अपना इंडिपेंडेंट होकर के काम कर रही है। तो अब जब क्या हुआ है, जैसे कि मान लो कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मल्टीनेशनल जो कंपनी है, वो किसी भी चीज का उत्पादन कर रही है, तो जैसे जो कच्चा माल उत्पादन करने वाले, जो कच्चा माल बनाकर देने वाले हैं, उन कच्चे माल की जो कंपनियां है वो भी क्या हो गई, समृद्ध हो गई, वो भी समय के साथ क्या है, अमीर हो गई। तो यहाँ पे स्थानीय जो कंपनियां उनको भी क्या है, फायदा हुआ है। तो देखो वैश्वीकरण से क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा बढ़ी, कंपटीशन बढ़ा है। और जब कंपटीशन बढ़ता है ना, अगर सच में हमारे दिल में तमन्ना है कि हम आगे निकले, तो हम खूब मेहनत करते हैं, हम ज्यादा अपने सुधार लाने की कोशिश करते हैं, और हम क्या करते हैं, कंपटीशन में हम अपने आप को क्या निखार लेते हैं। यही चीज भारत के साथ हुई है। दूसरा, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई। तो काफी जो भारतीय बड़ी कंपनियां हैं उनको काफी फायदा हुआ इस कंपटीशन से। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादक मानकों को ऊंचा उठाया। देखो अब क्या हुआ है, जब देखा कि भैया भारत में क्या हो रहा है, जापान की कंपनी आ रही है, जब देखा भारत में अमेरिका की कंपनी आ रही है, तो कब तक ऐसे हाथ पे हाथ धर करके बैठे रहेंगे, कब तक ऐसे बोलेंगे अरे यार हमें तो भारत की कंपनी ने आकर के बर्बाद कर दिया, अरे जापान की कंपनी ने बर्बाद कर दिया। ऐसा हम हमेशा तो नहीं बोल सकते ना। हमें क्या जरूरत है, हम सुधार करें अपने आप में। इसलिए हमारी जो यहाँ इंडिया की कंपनीज हैं उन्होंने क्या करा, ज्यादा से ज्यादा जो नई टेक्नोलॉजी है उस पर काम करना शुरू करा। टेक्नोलॉजी लाओ, खरीदो, किसी से खरीदनी पड़े खरीदो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करी, निवेश करा, ज्यादा से ज्यादा क्या करा, इन्वेस्टमेंट करा, निवेश करा, और निवेश करके फायदा कमाया। सुधार से ही क्या है, वो अपने आगे बढ़े। उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाए। मानक क्या होते हैं, मेजर करना, जिन चीजों से आप उत्पादन का मेजर कर सकते हो, जो मापदंड है कि ये हमारा अच्छा है बुरा है, उनको और भी ऊंचा उठाया, और भी सुधार उन्होंने करे। किसने, भारतीय कंपनियों ने। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग का लाभ अर्जित कर लिया। तो काफी जो देश की कंपनियां उन्होंने विदेश की कंपनियों के साथ मिलकर के काम करा। जैसे कि आप ऑटोमोबाइल्स में सुनते होंगे हीरो होंडा। हीरो कहां का है, भारत का, इंडिया, और होंडा कहां का है, जापान का। अब तो वैसे अलग हो चुके हैं दोनों वापस से, पर हीरो होंडा तो यह है। तो इस प्रकार से काफी मिलकर के भी काम करा। वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने का योग्य बना दिया। तो वैश्वीकरण से क्या है, बहुत सी ऐसी कंपनियां क्या हुई कि खुद का सुधार करके वो खुद बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई। जैसे कि जानते हैं, सबके नाम जानेंगे, टाटा मोटर्स, मोटर गाड़ियों में टाटा मोटर्स बन गई। इन्फोसिस आईटी में, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी वाले में, उसमें रेनबैक्सी दवाइयां में बन गई। एशियन पेंट्स पेंट में, सुंदरम फॉस्टनर्स नट और बोल्ट, ठीक है, नट बोल्ट। कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों को प्रसार कर रही। तो देखो वैश्वीकरण से अगर भारत की कंपनी को फायदा हुआ तो हमें भी, हमारी कंपनियों को भी फायदा हुआ। हमारी कंपनियां विदेशों में जाकर के क्या है, ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करी। ये एक टाटा के ऑफिस की आपको इमेज मैंने यहाँ पे दिखाई। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियां, विशेषकर सूचना संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन कर दिया है। तो जो सूचना संचार प्रौद्योगिकी, सूचना संचार मतलब सूचना, इंफॉर्मेशन
संचार, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनी है उनको काफी ज्यादा क्या है, उनका काफी ज्यादा विकास करा है, काफी प्रभाव जो है उनका फैलाया है। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो। तो न्याय संगत वैश्वीकरण होना चाहिए। न्याय संगत वैश्वीकरण का मतलब यहां पे क्या है कि सभी का विकास होना चाहिए। अगर देश की एक छोटी से छोटी कंपनी हो उसका भी विकास हो, ठीक है, कोई बड़ी कंपनी हो उसका भी विकास हो, जो गरीब इंसान है उसका भी विकास हो और अमीर इंसान उसका विकास हो। और अगर एक न्याय संगत वैश्वीकरण होता है, सबको फायदे देने वाला वैश्वीकरण होता है, तो सभी को क्या करेगा, अवसर प्रदान करेगा, सभी को अपॉर्चुनिटीज देगा और उससे क्या होगा, सभी का भला होगा और सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो। यह हमें क्या है, ध्यान रखना चाहिए। सरकार ये सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले, ठीक है। तो ये बात हमें देखना जरूरी है कि श्रमिकों को क्या है, उनके कानूनों का अधिकार मिले। श्रमिकों के लिए जो लेबर है उनके लिए अच्छे से कानून बनाना चाहिए और उनका कार्यान्वयन हो, मतलब वो लागू भी होने चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ फाइल बन जाए और वो दब जाए, ऐसा नहीं, वो बनने भी चाहिए और श्रमिकों को जो अपने अधिकार है वो मिलने भी चाहिए और उनको एक अच्छी वेज, अच्छा जो वेतन है, सैलरी है, वो भी समय के साथ मिलती रहनी चाहिए। ये छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम ना हो जाए। तो देखो, जो भी सरकार की जो मदद है, सरकार की हेल्प है, तब तक तो सरकार को कम से कम मदद करनी चाहिए जब तक क्या है वो प्रतिस्पर्धा के लिए, कंपटीशन के लिए तैयार ना हो जाए। मतलब अब देखो, यहाँ पर एक बिल्कुल अच्छे से मौजूद हट्टे कट्टे को इंसान को बिठा दे और एक बिल्कुल कमजोर से इंसान को, वो जीत पाएगा कि कमजोर वाला? नहीं। तो जब तक वो बराबर ना आ जाए तब तक तो सरकार को क्या है, सपोर्ट करना ही चाहिए। यदि जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग कर सकती है। मैंने बोला ना, हम जिस भी संगठन से हम लोग जुड़े हुए हैं वहां पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि हम उनके संगठनों की हर बात को माने। हम चाहे तो हम व्यापार अवरोधक लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। मैंने कहा ना, हम किसी भी संगठन से जुड़े हुए हैं। हम संगठन से इसलिए जुड़े हुए हैं किसी से कि हम पूरे विश्व की क्या है, सम्मान करते हैं, हम मान सम्मान रखते हैं, हम शांति से काम करना चाहते हैं, हम किसी को दबा करके आगे नहीं बढ़ना चाहते। ये हमारी सोच है, ये भारत की प्रकृति में ये रहा है, ये नेचर है हमारा, हम ऐसा चाहते हैं। पर अगर हमें ही दबाने की कोशिश करी जाएगी तो वो गलत है। तो चाहे विश्व व्यापार संगठन हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, किसी भी प्रकार का अंतरराष्ट्रीय संगठन हो, अगर वो हमारी संप्रभुता को, हमारी सोवरेनिटी को दबाने की कोशिश करेगा, अगर हमें पिछाड़ने की कोशिश करेगा, तो हम उसे कभी भी क्या है, कबूल नहीं करेंगे, हम उसे कभी भी अपनाएंगे नहीं। अगर हमें लगेगा कि हमारी जो देश की कंपनियां हैं वो बर्बाद हो रही है, अगर हमें लगेगा जो देश के लघु उद्योग है वो फल फूल नहीं पा रहे हैं, अगर देश के जो आम इंसान है उनको नुकसान हो रहा है निवेशों से, बाहर के निवेशों से, तो हम व्यापार अवरोधक लगाएंगे, हम विदेश की कंपनियों को रोकेंगे। चाहे WTO आ जाए, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ आ जाए, हमें कोई भी नहीं रोक सकता, न दबा सकता। यह न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौता भी कर सकती है। न्याय संगत नियमों के लिए ऐसे नियम हो जो सबका भला करे, इसके लिए हम विश्व व्यापार संगठन से समझौता कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हम आपकी बात नहीं मानते क्योंकि आपकी जो प्लानिंग है, जो आपकी विचारधारा है, वो ही क्या है, गलत है, जो कि हमें नहीं पोसाती, जो हमें अच्छी नहीं लगती। विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर लड़ना चाहिए। तो अब उपाय क्या है कि हम विश्व व्यापार संगठन WTO के खिलाफ है ना, सभी विकासशील देश मिलकर के लड़े ना, तभी क्या होगा, मजा आएगा कि विकसित देशों का वर्चस्व खत्म करा जाए। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है, क्या हम विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, ऐसे संगठनों से बाहर आ जाएं क्या? नहीं। अगर हम लोग बाहर आ गए ना, अब भी इंडिया इतना पावरफुल नहीं है कि हम किसी पे दबाव बना सकें। हाँ, दबाव बना सकते हैं, पावरफुल है, पर इतना नहीं कि हम छोड़ करके बाहर आ जाए। क्योंकि कोई ग्लोबल मुद्दा उठाना है, अगर कोई बड़ा वैश्विक मुद्दा हमें उठाना है, फिर हम कहां उठाएंगे? हाँ, अगर पर कुछ ऐसे विकासशील देश भारत के साथ मिले और आवाज उठाए कि विकसित देशों को भी दबाया जाए, उनके वहां पर व्यापार अवरोधक हटाया जाए, तो फिर हमें ये कदम उठाने चाहिए। अगर कुछ विकासशील देश साथ आकर के लड़ते हैं तो वो अच्छा नियम है। और सबसे बढ़िया चीज जो है, हम दूसरों को नहीं सुधार सकते, हम खुद में सुधार ला सकते हैं। तो भारत को कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि खुद में सारा, हमें अपनी टेक्नोलॉजी पे ज्यादा काम करना चाहिए, हमें दूसरों से ना मांगना पड़े। हमें हमारे देश के लोगों को इतना ट्रेंड करना चाहिए टेक्नोलॉजी के मामले में कि हम खुद को ज्यादा व्यापार बनाएं। हमारी जो GDP है ना, वो 14%, 18%, 20% होनी चाहिए, जो कल को हम भी अमेरिका या चाइना को आग दिखा करके बोल सके, देखो करना तो करो, नहीं तो हम भी नहीं करते जाओ। हमें थोड़ा सा मजबूत बनना होगा और फिर हम क्या है, ये जो जितने भी संगठन है, हम उनको आग दिखा करके किसी भी काम के लिए मना कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है आज हमारा लेक्चर और चैप्टर दोनों कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।